किसान भाइयों, उत्पाद की महत्ता को और ज्यादा बढ़ाना मूल्य संवर्धन कहलाता है, ताकि उत्पाद का आपकी फसलों का सही दाम आपको मिल सके। मूल्य संवर्धन से ही आपकी फसलें, आपका उत्पाद मार्केट में सही रेट पर जाता है, सही दामों में जाता है और उसका फायदा सीधे हमारे किसान भाइयों को मिलता है। तो किसान भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में मूल्य संवर्धन की जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं और ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं डॉक्टर DC श्रीवास्तव। आप वैज्ञानिक है खाद्य प्रौद्योगिकी कृषि विज्ञान केंद्र छिंदवाड़ा में। तो आइए देखते हैं ये जानकारी। मैं डॉक्टर ध्रुव श्रीवास्तव, कृषि विज्ञान केंद्र छिंदवाड़ा, वैज्ञानिक खाद्य प्रसंस्करण। लघु धान्य फसलों की जब हम बात करते हैं तो लघु धान्य फसलों के उत्पादन के साथ साथ में हमारे किसान भाइयों को चूँकि लागत नहीं मिल पाती है, तो ये लागत कैसे उनको मिले और उसका मूल्य संवर्धन कैसे हो, इस विषय पे मैं आपको चर्चा करना चाहता हूँ। क्योंकि जो मोटे अनाज होते हैं और लघु धान्य होते हैं, मोटे अनाजों में जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, और लघु धान्य में जो 7 प्रकार के होते हैं, कोदो, कुटकी, सांवा, कंगनी। तो ये जो है, ये हमारे किसान भाई जो कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में लगाते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो कोदो, कुटकी, सांवा है, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो चावल जैसी होती है। लेकिन जब कंगनी की जब उसकी बात करते हैं, रागी की बात करते हैं, रागी को हमारे किसान भाई मड़वा भी बोलते हैं, तो उसकी जो होती है प्रॉपर्टी वो गेहूं जैसी होती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो लघु धान्य फसलें हैं, इसमें मिनरल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और ख़ास तौर से रागी में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा है। 340 मिलीग्राम पर 100 ग्राम कैल्शियम होता है रागी में। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जितने भी कोदो, कुटकी, सांवा हैं, इसमें जो धान की प्रॉपर्टी होती है, धान के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो बनाए जा सकते हैं। ढोकला है, चाकोली है, जो इससे बनी हुई जो चीज़ें हैं इसमें बनाया जा सकता है। और रागी से जो है आपके जो गेहूं से जितने भी प्रोडक्ट हैं, मैदा से जितने भी प्रोडक्ट हैं, वो बनाए जा सकते हैं। अब बात आती है कि हम कुटकी का या सांवा का चावल प्रयोग करने की बात हम लोग क्यों करते हैं, या पुराने ज़माने में जो हमारे आदिवासी बहुल क्षेत्र के लोग थे उसको खाया करते थे, क्योंकि इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है काफ़ी कम होता है। तो जिनको डायबिटीज़ है, जिनको मधुमेह की बीमारी है, उनके लिए ये चावल डॉक्टर लोग सलाह देते हैं कि भाई इसको खाना चाहिए। तो इसमें इसको खाने से चूँकि उनका जो शक्कर का लेवल है वो मेंटेन रहता है, और इसमें जो शक्कर होती है, जो ग्लूकोज होती है, वो हमारी बॉडी में धीमे धीमे घुलती है, जिससे हमारे शुगर का जो लेवल है वो बिल्कुल नियंत्रित रहता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि डायबिटीज़ ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसको मेंटेन करने का कार्य ये करते हैं। तो जो हमारे जो डायबिटिक पेशेंट है, यदि वो चावल खाते हैं तो चावल की जगह यदि इसको रिप्लेस करके खाएंगे तो उनको इसका बहुत फ़ायदा होगा। तो इस प्रकार से इसको हम जो माइनर मिलेट्स है, इसमें मिनरल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है और ख़ास तौर से कुटकी में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है। तो इसकी कुटकी का लोग बाग ज़्यादातर जो पसंद करते हैं वो खीर वगैरह ज़्यादा पसंद करते हैं। और चाकोली है, इडली है, डोसा है, ये भी चूँकि अब आदिवासी बहुल क्षेत्रों में तो अभी इसको इडली डोसा का प्रचार प्रसार नहीं है, लेकिन ये कि वो अपने क्षेत्र में जो इसके नए पेज, जैसे खास तौर से पेज बना के लोग पीते हैं, जिससे भी एनर्जी मेंटेन रहती है। तो इस प्रकार से हमारे जो पुराने समय के जो कोदो, कुटकी, सांवा लोग भूलते जा रहे हैं, इसको प्रचार प्रसार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और इस पर अनुसंधान की भी आवश्यकता है। तो ये जो कार्य किया जा रहा है, इसमें किसान भाई को नए जो बीज हैं, हमारे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से जो बीज उत्पादित किए हैं, खासतौर से जवाहर कुटकी 8 जो बहुत अच्छी वैरायटी है, जिसका कि उत्पादन काफ़ी अच्छा है, तो इसका प्रचार प्रसार भी आदिवासी बहुल क्षेत्रों में किया जा रहा है। और जो वैरायटी हैं, ख़ासतौर से इसका जो अनुसंधान केंद्र है, आंचलिक अनुसंधान केंद्र डिंडोरी, यहाँ पर कुटकी की वैरायटी और कोदो की वैरायटी निकाली गई है। तो इस एरिया में काफ़ी बाहुल्य इसका क्षेत्र है कोदो, कुटकी का, जहाँ पर इसका उपयोग किया जा रहा है और समूह के माध्यम से इसको मूल्य संवर्धन भी किया जा रहा है। खासतौर से रागी बिस्किट, जैसा आपने नाम सुना होगा, रागी बिस्किट भी बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये जो चीज़ें हैं, ये मूल्य संवर्धित यदि करेंगे तो इसका हमें मार्केट में वैल्यू भी मिलेगी और इसका प्रचार प्रसार भी होगा। धन्यवाद।
मूल्य संवर्धन को लेकर जानकारी हमने आपको दी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी और कहीं ना कहीं इसका फायदा सीधे हमारे किसान भाइयों को मिलेगा। तो किसान भाइयों, इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, आज मूंगफली की खेती की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। मार्केट में इसकी कई किस्में हैं, कई बीज है और सबसे बड़ी बात ये है कि ये फायदेमंद भी बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। सेहत के लिए भी ये अच्छी होती है और इसीलिए इसे गर्मियों का काजू भी कहा जाता है। तो कैसे सही समय है मूंगफली को बोने का, कैसे इसका फ़ायदा हमें मिल सकता है, कैसे इसका रखरखाव करना चाहिए, ये जानकारी भी आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं। और ये जानकारी आपको दे रहे हैं डॉक्टर विजय पराडकर। आप सह संचालक है आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र छिंदवाड़ा में। तो चलिए देखते हैं ये जानकारी। किसान भाई नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय पराडकर, आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र चंदनगांव छिंदवाड़ा, जो कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत कार्य करता है, आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। मैं आज के अपने संभाषण में कहो या जानकारी में मूंगफली की खेती के बारे में आपको कुछ सलाह देना चाहूँगा, क्योंकि जो छिंदवाड़ा ज़िला है या जो छिंदवाड़ा ज़िला का जो परिवेश है, बहुत सारी फसलों में, इस ज़िले की प्रमुख फसलों में मूंगफली की किस्म आती है जो कि अच्छी आर्थिक स्थिति को देती है, मतलब अच्छा मुनाफा देती है, फ़ायदा देती है। उसके साथ में ज़मीन की उर्वरा शक्ति को भी बनाए रखने में सहायता करती है। सोयाबीन के मतलब शुरुआत में जब शुरू हुई थी सोयाबीन, उसके पहले बहुत बड़ा क्षेत्र मूंगफली के क्षेत्र में आच्छादित था। बाद में सोयाबीन ने लिया और सोयाबीन के बाद आज हम मक्का की तरफ बढ़े हुए हैं। परंतु जब हमारे शासन की मंशा ऐसी है कि हमको अनाज उत्पादन के साथ, अनाज का उत्पादन तो चल ही रहा है, पर अनाज के साथ हम यदि दलहन तिलहन पे हमारे किसान भाई ज़्यादा ध्यान दें तो निश्चित रूप से अपने फ़ायदे के साथ साथ हम एक प्रकार से देश सेवा का भी काम कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि किसान भाई की सोच तो ऐसी रहती है ना कि जिसमें उसको आर्थिक लाभ हो, जो सरलता से लगा पाए, जिसमें जोखिम कम हो। तो इसलिए किसान भाई अनाज की फसलों की तरफ बढ़ गए हैं। परंतु जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं, उस क्षेत्र की जब हम बात करते हैं, तो हमें कहीं न कहीं हमारे जो शासन करता है या हमारे जो शासन के लोग हैं, उनकी मनोधारा के हिसाब से भी काम करना होता है। और वो फ़ायदे की बात है दलहन तिलहन का फसल उत्पादन लेना। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर किसान भाई अनाज के कारण से दलहन तिलहन पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। परंतु मूंगफली का जो क्षेत्र कम हो गया था, मैं इसलिए उनके साथ आशा बंधवा के ये बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आज ऐसी किस्म आ गई है जो मेंटेनेंस या फसल प्रबंधन का जो खर्च है वो भी कम हो गया है। ख़ास करके बीज बहुत महंगा होने के कारण से, और बीज में जब फसल की तुड़ाई या हार्वेस्टिंग के समय बहुत आर्थिक बोझ पड़ता था निकालने में, उसमें भी बहुत सरलता आ गई है। ऐसे समय मूंगफली की फसल को चुनना किसान के फ़ायदे की बात हो सकती है। मैं कहना चाहता हूँ कि वैसे तो किसान की अपने बीज पुराने किस्में बहुत थी,
AK-1224 थी, गंगापुरी थी, आपकी ज्योति थी। पर अभी जो नई किस्में आ गई वो निश्चित आपके फ़ायदे की हो सकती हैं। उन किस्मों में 3 किस्में हैं, TG 26 नंबर, TG 24 नंबर और TG 37 नंबर। ये तीनों किस्में लगभग एक ही लक्षण लिए होती है, वो ये है कि ये झुक्के में लगती है, जिसको वर्जीनिया बंच हम कहते हैं। इसकी विशेषता ये होती है कि इसको अच्छी सघनता से बुआई की जा सकती है, क्योंकि ये बिल्कुल फैलती नहीं है, छोटा पौधा रहता है। और कई बार किसान भाइयों को भ्रांति भी हो जाती है कि अरे भाई ये तो पौधा ऊपर बड़ा नहीं, इसका मतलब वो उपज अच्छी नहीं आएगी। ऐसा नहीं है, पौधा छोटा होगा, फैलने वाली नहीं है। जहाँ हमने लगाया वहीं उसमें मतलब कहना चाहिए फलियाँ लगती है। फलियाँ 1 या 2 फली आपकी 3 दाने की होगी। आधी फलियाँ जो भी होगी, जैसे 100-200 जो फली लग रही है उसमें से आधे से ज़्यादा फली 2 दाने की होगी और आधी फली 1 दाने की होगी। परंतु आप इससे ऐसा बताने का मतलब आपको संकोच होना या परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि ये जो भी मूंगफली होती है फुल भरी रहती है और इसकी जो हम बोरे में जो भर्ती कहते हैं, मतलब जिसको शेलिंग परसेंटेज बहुत अच्छा होता है। इसलिए इन किस्मों को लगाना बहुत ही मतलब फ़ायदे का हो सकता है। इसमें भी मैं आपसे कहूँगा कि यदि TG 37 या 24 लगा लेते, 24 नंबर 37 नंबर, ये बहुत ही फ़ायदे की। इसको 30 सेंटीमीटर कतार से लगाना है और 5 से 8 सेंटीमीटर पौध से पौध। यदि हम ऐसा लगाते तो हमें इसमें एक बात और है, मिट्टी भी चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। पोषण में मैं ज़रूर कहूँगा आपसे कि 20-80-20 या 20-60-20 नत्रस्पुर पोटाश, 20 नत्रजन होगा, 60 फास्फोरस होगा और 20 पोटेशियम होगा। और यदि ज़्यादा अच्छा होगा कि आप जिंक सल्फेट 10 किलोग्राम प्रति एकड़ या 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, जो 20-60-20 की बात मैंने कही थी वो हेक्टेयर के लिए मतलब 2.5 एकड़ के लिए मैंने बताया था। वैसे ही जिंक सल्फेट आपको 25 किलो प्रति हेक्टेयर देना होगा। ये देते हैं तो निश्चित रूप से अच्छी फलन आती है, फसल में कोई कमी नहीं आएगी, बहुत सारी बीमारियां इसमें नहीं आती है, ये बात समझ लीजिए। बहुत समय में टिक्का रोग हो जाता था, इसमें इसकी भी कमी आती है, तो इसको ज़रूर लगाएं। और उसके बाद आप फ़ायदा इसका ये देखेंगे कि जब हम इसको उखाड़ने जाते हैं तो निश्चित रूप से फलियाँ जो है ज़मीन में बिल्कुल नहीं रहती। मतलब आपने एक बार कटाई के बाद या उखाड़ने के बाद आप यदि कहेंगे कि आपको अतिरिक्त में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। पूर्व में जो किस्में थी उसमें सबसे बड़ी कमी ये इस बात की थी कि जब भी हम खुदाई करते थे तो बहुत सारी बीज या कहना चाहिए फलियाँ वो ज़मीन में रहने के कारण से हमको फिर से उत्पादन को प्राप्ति करने के लिए मजदूरी खर्च करके और पैसा खर्च करके ये इस फसल को समेटना होता था। अब ये ऐसी दशा नहीं है और इसके बीज की उपलब्धता बहुत आसानी से है। और मैं तो ये और कहूँगा आपसे कि खरीफ में ज़रूर लगाएं। खरीफ के बाद में जायद के लिए भी ये किस्म बहुत उपयुक्त हैं। और हमने देखा है कि वर्षा ऋतु के बीच में यदि हम लगाते हैं तो 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की कहना चाहिए एकड़ के पीछे 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर निश्चित रूप से उत्पादन मिल जाता है और विश्वसनीयता से मिलता है। वही यदि हम इसको जायद में ले जाते हैं, यदि हमने 10 फरवरी के आसपास इसकी बोनी करते, किसान भाई अपन जायद में भी पानी की व्यवस्था हो तो कर सकते हैं, तो 15 क्विंटल प्रति एकड़ या 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मूंगफली का उत्पादन आप ले सकते हैं। इसलिए मैं कहूँगा एक और किस्म हमें आ गई है ICGV 94114 मतलब 91114 का यदि किस्म लगाते हैं तो आंध्र प्रदेश में इसके उपलब्ध है, हमारे यहाँ भी अनुसूचित की गई है। ये भी किस्म आपके बीच में मतलब फैल रही है। वैसे ही कादरी लेपॉक्सी एक किस्म है मूंगफली की, ये भी किसान भाई उपयोग कर रहे हैं। तो यदि ये 2 किस्म तो ठीक है, पर जो स्टैब्लिश फैक्ट मतलब मैं आपसे अनुशंसित करना चाहता हूँ कि यदि TG 24 और 37 का उपयोग करते हैं तो आप जैसे पूर्व में समझ रहे थे कि कम लागत लगाकर उत्पादन अच्छा ले सकते हैं, तो मूंगफली की फसल आपके लिए बड़े फ़ायदे की हो सकती है। क्योंकि आज किसान भाई सोयाबीन के उत्पादन में जो बहुत सारी परेशानी आई है उसके कारण से जो छोड़ रहा है, तो हम ये ज़रूर कहते हैं आपसे कि भाई अनाज के बाद दलहन की या तिलहन की फसल का उपयोग होना चाहिए। मतलब फसल चक्र आपको अपनाना होगा, क्रॉपिंग सीक्वेंस में इसको जोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए मक्का के बाद मूंगफली आप एक अच्छा पर्याय आपके लिए हो सकता है। यदि आप इसको अपनाते हैं तो किसान भाइयों को मतलब एक फ़ायदा मिलेगा, आर्थिक लाभ मिलेगा। और मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि यदि मक्का के बीज अंतर्वर्ती फसल के रूप में जाना चाहते हैं, मूंगफली के साथ अरहर अंतर्वर्ती फसल लगाना चाहते हैं, तो बहुत सुरक्षित फसल आपके लिए तैयार है। इसको ज़रूर अपनाइएगा और अपने मतलब फसल चक्र में तिलहन फसल को जोड़कर या क्योंकि ये तो लेग्यूमिनस तिलहन दोनों कहलाती है, उसको जोड़ के आप आर्थिक लाभ का तो फ़ायदा करेंगे मतलब आर्थिक लाभ होगा ही होगा, परंतु ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति है उसको बढ़ाने में सहायक होगा।
तो आप इसको ज़रूर अपनाएं। अपने पोषण में भी मूंगफली को अपनाना है, क्योंकि आपने सुना होगा कि अपना जो मूंगफली है वो गरीबों का काजू कहलाया जाता है। तो निश्चित रूप से अपने परिवार के भोजन में इसको जोड़ेंगे तो आपके लिए दोनों तीनों प्रकार से आपको फ़ायदे का होगा। धन्यवाद। मूंगफली की खेती, इसके फ़ायदे और कैसे इसका रखरखाव करना चाहिए, कैसे इसका प्रबंध करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हमारे किसान भाइयों को हो सके, ये जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। किसान भाइयों, प्राकृतिक खेती के बारे में आप सभी ने सुना होगा। ये पूर्ण रूप से रसायन मुक्त होती है और आज इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो क्या है प्राकृतिक खेती, चलिए इसके बारे में भी जानकारी आज आपको कार्यक्रम में देते हैं। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। तो इसी के साथ किसान भाइयों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है खबरें खेती का। तो चलिए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तनवीर खान। आइए नजर डालते हैं कृषि की कुछ प्रमुख खबरों पर। सहकारी संस्थाओं की कार्यशाला आयोजित, कृषि ऋण पर ब्याज में छूट फिर मिलेगी। 96% खरीफ बुवाई पूरी। पीला मोजेक से सोयाबीन का बचाव। धान का भूरा धब्बा रोग से बचाव।
अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत में शीघ्र ही कॉरपोरेट खेती के स्थान पर कोऑपरेटिव खेती होगी। केंद्र सरकार शीघ्र ही नई सहकारिता नीति ला रही है। देश में सहकारिता विश्वविद्यालय खोला जाएगा। प्राथमिक कृषि सहकारी समिति को बहुउद्देशीय बनाया जाएगा। मार्केटिंग के क्षेत्र में भारत सरकार आगामी 1 माह में एक्सपोर्ट हाउस बनाने जा रही है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह भोपाल में नाफेड द्वारा आयोजित कृषि विपणन में सहकारी संस्थाओं की भूमिका विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने एक जिला एक उत्पाद योजना में मध्य प्रदेश के 11 जिलों के 11 उत्पादों के साथ देश के 6 राज्यों के उत्पादों का भी प्रमोशन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि मंत्री कमल पटेल सहित सहकारिता के वरिष्ठ नेता एवं अधिकारी उपस्थित थे। केंद्र सरकार ने कृषि ऋण ब्याज में छूट योजना के लिए 34,856 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है, जिसमें बैंक 3 लाख रुपए तक कृषि ऋण 7% ब्याज दर पर कम अवधि के लिए मुहैया करा सके। योजना के तहत कृषि एवं अन्य संबंधित गतिविधियों में लगे किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण, कम अवधि का कृषि ऋण 7% ब्याज पर दिया जाता है। कर्ज का समय से और त्वरित भुगतान पर किसानों को ब्याज में 3% अतिरिक्त छूट भी दी जाती है। प्रदेश में खरीफ फसलों की बुवाई लगभग पूर्ण हो चुकी है। धान की फसल को छोड़कर खरीफ की अन्य फसलों की बुवाई पूरी हो गई है। धान उत्पादक क्षेत्र विशेषकर पूर्व मध्य प्रदेश में मानसूनी बारिश की कमी से बुवाई पिछड़ी है। कई स्थानों पर शीघ्रता से धान रोपाई की जा रही है। कृषि संचालनालय भोपाल से प्राप्त जानकारी अनुसार अब तक प्रदेश भर में 143 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बुवाई की जा चुकी है। गत वर्ष समान अवधि में 142 लाख हेक्टेयर में बुवाई हुई थी। चालू खरीफ सीजन में 148 लाख हेक्टेयर में खरीफ बुवाई प्रस्तावित है। धान की बुवाई एवं रोपाई 32 लाख हेक्टेयर में हुई है, जो कि समान अवधि में गत वर्ष की अपेक्षा 1 लाख हेक्टेयर के लगभग कम है। इस साल 35 लाख हेक्टेयर में धान बुवाई प्रस्तावित है। बारिश की कमी से धान की बुवाई प्रभावित हुई है। चालू खरीफ सीजन में 54 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन बुवाई का लक्ष्य रखा गया है। मक्का एवं उड़द की बुवाई इस साल बढ़ी है। मक्का की बुवाई निर्धारित लक्ष्य 15 लाख हेक्टेयर के विरुद्ध 16 लाख हेक्टेयर में की गई है। उड़द 17 लाख हेक्टेयर में बोया गया है, जबकि उड़द बुवाई का लक्ष्य 16 लाख हेक्टेयर रखा गया है। सोयाबीन के रस चूसक कीट छोटे छोटे काले रंग के पत्तों को कुरेद कर खाते हैं। ये पत्तियों के ऊपरी भाग से रस चूसते हैं। शिशु एवं वयस्क अवस्था में क्षति पहुंचाते हैं। सभी कीटों का समन्वित प्रबंध लाभकारी पाया गया है। इसके लिए गर्मी में गहरी जुताई करें। प्रकाश प्रपंच प्रति 5 एकड़ की दर से लगाएं। पौधे के प्रभावित या संक्रमित भाग को नष्ट करें। रस चूसक कीटों हेतु एसीफेट 75 WP 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर या एसिटामिप्रिड 20 SP 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर दर से छिड़काव करें। सोयाबीन की फसल में पीला मोजेक वायरस का कोई स्थायी टिकाऊ उपचार नहीं है, क्योंकि यह एक गंभीर बीमारी है। इसमें हमारी सतर्कता और प्रारंभिक बचाव ही काम में आते हैं। इस रोग के प्रबंधन के लिए किसान भाइयों को प्रारंभ में ही रोग प्रतिरोधी किस्मों में JS 9560, JS 9752, JS 2029 तथा JS 2034 का चयन करना चाहिए। फसल बुवाई के समय बीज उपचार करने से यह बीमारी फैलने के चांस कम होते हैं। बीज की बुवाई से पूर्व बीज को थायामिथाकंसाम 70 WS से 3 ग्राम प्रति किलो की दर से उपचार करें। रोग के प्रारंभिक लक्षण दिखते ही संक्रमित पौधे को उखाड़कर दूर गड्ढा खोदकर दबा दें। स्वस्थ पौधों को रोग ग्रसित होने से बचाने के लिए कीटवाहकों को नियंत्रित करने के लिए थायामिथाकंसाम 25 WG 100 ग्राम या एमिडाक्लोप्रिड 250 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर 500 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें, अथवा लैम्बडा साइक्लोथ्रिन व थिएमथॉक्सम के मिश्रण का छिड़काव करें। धान की फसल में नर्सरी अवस्था में यह रोग देखा जा सकता है। प्रांकुर चोल पर छोटे छोटे धब्बों के रूप में दिखाई देती है, जिसमें धब्बों का रंग गहरा भूरा हो जाता है तथा अंत में पत्तियां भूरी होकर सूख जाती हैं। अगर यह रोग बालियां निकालने के पहले आती है तो बालियां निकल नहीं पाती, और अगर
रोग बालियां निकलने के बाद आती हैं तो बालियां विकसित नहीं हो पाती तथा विकृत हो जाती हैं। इसके प्रबंध के लिए रोग अवरोधी किस्में जैसे बाला, कृष्ण, कुसुमा, कावेरी, जगन्नाथ और IR 36, 42 आदि किस्मों का उपयोग करें। बीज का उपचार कार्बोक्सिन थीरम से 3 से 4 ग्राम प्रति किलो बीज दर से करें। धान के संक्रमित पौधे को अलग कर नष्ट कर देना चाहिए। नाइट्रोजन उर्वरक का प्रयोग उचित मात्रा में ही करना चाहिए। ट्राइसाइक्लाजोल 18%, मैनकोजेब 62%, WP 400 से 500 ग्राम प्रति 180 लीटर पानी मिलाकर छिड़काव करें। अभी तक की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।